नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हरे चारे का परिरक्षण कैसे किया जाता है। तो उन वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला एक होता है हे, एक होता है साइलेज और एक होता है हाइलेज। एक अपने पास हाइलेज आ गया। याद रखना, तीन प्रकार की विधियां, एक होती है हे, एक होती है साइलेज और एक होती है हाइलेज। हे क्या होता है, साइलेज क्या होता है, हाइलेज क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनकी नमी के बारे में, क्योंकि नमी के आधार पर भी इनको विभाजन किया गया है। तो एक आ गया नमी और एक आ गया अपने पास इनका शुष्क पदार्थ। तो बात करते हैं नमी की। तो हे के अंदर जो नमी होती है वो होती है 10 से 15%। तो हे के अंदर नमी हो गई 10 से 15%। और शुष्क पदार्थ की बात करेंगे तो शुष्क पदार्थ हो जाएगा 85 से 90%। अगला आ जाइए साइलेज के बारे में। तो साइलेज के अंदर नमी की जो मात्रा होगी वो होगी 60 से 70% होगी। जबकि शुष्क पदार्थ की बात करेंगे तो शुष्क पदार्थ होगा अपने पास 30 से 40% होगा। अब आ जाइए हाइलेज में। तो देखो, हाइलेज के अंदर नमी होती है लगभग 45 से 50%, जबकि इसके अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 50 से 55%। अब आप देखो, कई बार तो एग्जाम डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, कई बार क्या होता है कि वो ऐसे कहता है कि हे और साइलेज के मध्य नमी वाला चारा जिसका परिरक्षण करने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हाइलेज कहा जाता है। 10 से 15% नमी रखी तो हे कहलाया, 60 से 70 रखी तो साइलेज कहलाया, और दोनों के बीच में जो रखी वो क्या कहलाया, हाइलेज। तो अपने पास तीनों प्रकार के चारे आगे परिरक्षण। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि हे, साइलेज, वो हाइलेज क्या है, तो आपको बताना है ये चारों के परिरक्षण की एक विधियां हैं। ना तो ये घासों के परिरक्षण किए, न ये दालों के परिरक्षण किए और ना ही अनाज के परिरक्षण किए। ये हैं चारे के परिरक्षण की विधियां। अब अपन बात करते हैं आगे सबसे पहले हे के बारे में। तो देखो, हे अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हे क्यूरिंग, आपसे कभी पूछा जाता है हे क्यूरिंग, हे क्या है, हे क्यूरिंग, तो ये है चारे के परिरक्षण की विधि। चारे के परिरक्षण की विधि है। तो पहली बात तो ये हो गई, आपसे कभी पूछा जाता है कि हे क्यूरिंग क्या है, तो चारे के परिरक्षण की विधि हो गई। दूसरा, आपसे नमी और शुष्क पदार्थ में आपको बता चुका हूं। तो हे बनाने वाली फसलों में प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, यानी कि जिसका आप हे बनाओगे उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होनी चाहिए। वैसे हे जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है बरसीम और रिचका से। हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसलें मानी जाती है बरसीम वो रिचका मानी जाती है। तो आप देखो, बरसीम और रिचका लेग्यूमिनेसी परिवार से डिपेंड है। जैसे अगर मैं बात करता हूं रिचका, जिसे चारे वाले फसलों की रानी कहा जाता है, मेडिकागो सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे बात करते हैं बरसीम की, जिसे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम होता है उसका ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। तो बात कर रहे थे अपन कि हे बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हे बनाने वाली फसलें कौन सी है, तो हे बनाने वाली फसलें बरसीम और रिचका है। अब अगला पॉइंट आता है अपना कि हे के अंदर जो हे बना रहे हो आप, उसके अंदर नमी और शुष्क पदार्थ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी। तो हे वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है 7 से 10% होती है, जबकि कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 0.5% होती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता है हे क्यूरिंग क्या है, तो चारे के परिरक्षण की विधि है। प्रोटीन की सर्वाधिक होती है क्योंकि ये बनाया जाता है बरसीम और रिचका, यानी लेग्यूमिनेसी परिवार का चारा है, तो उसके अंदर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद बात करते हैं हे। तो हे के अंदर जो प्रोटीन होती है, यानी जो चारा आप काम में ले रहे हो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 7 से 10% होती है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम होता है 0.5% होता है। उसके बाद आप आगे देखिए, हे में विटामिन डी की मात्रा, हे में विटामिन डी की मात्रा साइलेज की अपेक्षा अधिक होती है। साइलेज की अपेक्षा अधिक होती है। देखो, क्योंकि साइलेज को तो ढक के रखा जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वहां रहती है, CO2 वहां पाया जाता है, विटामिन डी उनको दिखाया भी नहीं जाता, यानी प्रकाश की वहां तो उनको लाया ही नहीं जाता, तो यानी कि विटामिन डी की उसके अंदर कमी होती है। अब अगला बात करते हैं, हे में पोषक तत्वों की जो हानि होती है। हे के अंदर
पोषक तत्वों की जो हानि होती है वो हानि होती है ब्लीचिंग के द्वारा। ब्लीचिंग के द्वारा, ब्लीचिंग देखो दो चीजें होती है, पोषक तत्वों की हानि होने से संबंधित दो पॉइंट है, एक होता है ब्लीचिंग और एक होता है लीचिंग। लीचिंग का अर्थ होता है वर्षा के जल के कारण या वर्षा के कारण पोषक तत्वों की हानि होना लीचिंग कहलाता है। जबकि प्रकाश के द्वारा यानी प्रकाश की रोशनी के द्वारा जो पोषक तत्वों की हानि होती है उसे अपन ब्लीचिंग कहते हैं। तो आप देखो हे को तो सुखाया जाता है बाहर, हे जब बनाया जाता है तो इसको बाहर सुखाया जाता है, तो जब सूखेगा तो सूर्य की रोशनी तो आएगी और सूर्य की रोशनी आएगी तो विटामिन डी तो मिल रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे पोषक तत्व है जो प्रकाश के कारण खराब हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो प्रकाश के कारण जो पोषक तत्वों की हानि होती है उसे ब्लीचिंग कहा जाता है। अगला, हे बनाने वाली फसलों को फूल आने से पहले काटा जाता है। तो हे बनाने वाली फसलों को अपन काटते हैं फूल आने से पहले काट देते हैं। तो अब आपको ये तो पता होगा कि देखो बरसिम और जो रिचका का अपन हे बना रहे थे, तो बरसिम और रिचका के अंदर फूल आने का समय होता है लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, यानी लगभग जो मार्च आता है और अप्रैल यहाँ पे फूल आने का समय होता है। तो आप देखो वैसे तो फरवरी लास्ट से मार्च प्रथम से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में, तो फूल आने से पहले, जैसे ही फूल आने लगेंगे उससे पहले आप क्या करोगे, उस चारे को काट कर सुखा दोगे, वही क्रिया हे कहलाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हे वाली फसलों को कब काटा जाता है, तो उसको काटा जाता है फूल आने से पहले। तो यानी कि समय कब मान के चले अपन, लगभग अंतिम फरवरी से लेकर मार्च लास्ट से पहले पहले आप फसल को काट लोगे, क्योंकि इस समय उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। फूल आने के बाद आपको हे नहीं बनाया जा सकता, उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आगे देखिए, हे बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं अपन कि हे बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए हे बनाने की विधियों में सबसे पहले अपने पास आती है पूला विधि। पूला विधि, उसके बाद दूसरी वाली आती है फार्म यार्ड विधि। फार्म यार्ड विधि आ गई। तीसरी अपने पास आती है मैदानी विधि और चौथी अपने पास आती है ट्राइपोड या पिरामिड विधि। ट्राइपोड या पिरामिड विधि, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। देखो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हे बनाने की विधियां कौन कौन सी है, तो अपने पास एक पुला विधि है, एक फार्म यार्ड विधि है, एक मैदानी विधि है और एक ट्राइपोड विधि है। अब देखो अगर कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है तो डायरेक्ट ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में तो उपरोक्त सभी। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है बनाने की है जो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, विपरीत यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग की जाती हो, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि प्रतिकूल मौसम में हे बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, तो प्रतिकूल मौसम में सबसे सर्वोत्तम कौन सी वाली विधि हो जाएगी, ट्राइपोड या पिरामिड विधि हो जाएगी। यह चीज आपको याद रखनी है। पूला विधि, फार्म यार्ड विधि, मैदानी विधि और ट्राइपोड या पिरामिड विधि है, तो वह प्रतिकूल मौसम में जो सबसे सर्वोत्तम होगी वो अपने पास ट्राइपोड या पिरामिड विधि होगी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला आ जाइए। अगला आपसे पूछा जाएगा कि हे कितने समय में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हे कितने समय में बनकर तैयार हो जाता है, तो हे बनकर तैयार हो जाता है 6 सप्ताह के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं हे में परिरक्षण का काम किसने किया। अगर देखो कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि हे में परिरक्षण का काम किसने किया, तो फिर आप क्या बताओगे कि हे में परिरक्षण तो ऐसी कोई चीज मिला ही नहीं, तो फिर हे परिरक्षण का काम किसने किया। यानी कि आप परिरक्षण का मतलब ये समझो कि हे लंबे समय तक खराब नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है। तो देखो इसका मेन कारण है नमी। अगर माना आपने हे बनाया और उसके अंदर नमी 10 से 15% रखी, तो हे नमी के कारण कभी खराब होगा ही नहीं, क्योंकि नमी बिल्कुल यूं मान के चलो कि जो क्रिया होनी थी वो 10 से 15%। जैसे अपन आपने पढ़ा होगा कभी के अनाजों का अगर अपन परिरक्षण कर रहे हैं, उन्हें स्टोर कर रहे हैं भंडारण में, तो 10 से 12% नमी है।
दाल है तो अपन 8 से 10 है, तेल है तो अपन 6 से 8 है, ऐसे अपन ने आपने पढ़ा होगा। और जितना भी चारा एकत्रित किया जाता है उसके अंदर नमी नॉर्मली 10 से 15% ही रखी जाती है, क्योंकि अगर नमी 10 से 15% नहीं रखी, ज्यादा रही, तो उसमें अंदर अफ्लाटॉक्सिन यानी एक फफूंद पैदा हो जाएगी और वह फफूंद जानवरों के लिए हानिकारक है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि आहार के अंदर जो फफूंद पाई जाती है, जैसे G1 है, G2 है, B1 है, B2 है, जो B1 सबसे ज्यादा हानिकारक, ऐसे दूध में भी अफ्लाटॉक्सिन पाई जाती है M1 के नाम से। तो ऐसे कई सारे टॉक्सिन होते हैं जो बन जाते हैं, लेकिन नमी अगर आप उनमें नॉर्मल सही रखी, आपने 10 से 15% रखी, तो चारे के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब मैं आपको दोबारा है के बारे में अपन वापस एक बार रिवाइज करने हैं इसको। ये देखो, यहां से अपन ने स्टार्ट किया था, तो आप देखना सबसे पहले बात आती है अपने पास नमी की बात आती है कि नमी का क्या है। तो देखो, नमी होती है इसके अंदर 10 से 15% होती है। साइलेज शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90% होती है। साइलेज में बात करते हैं तो 60 से 70% इसके अंदर नमी होती है, जबकि 30 से 40% इसके अंदर शुष्क पदार्थ होता है। हाइलेज में नमी की मात्रा 45 से 50% होती है, जबकि शुष्क पदार्थ की मात्रा जो होती है वो 50 से 55% होती है। उसके बाद अगला बात करते हैं अपन, तो हे बनाने के लिए सबसे पहले हे क्यूरिंग आया अपने पास। अगर आपसे पूछा जाता है कि हे और साइलेज क्या है, तो एक चारे के परिरक्षण करने की विधि है। अगला आपसे पूछा जाए हे क्यूरिंग क्या है, तो ये भी एक चारे के परिरक्षण करने की विधि है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है जिन फसलों का ये बनाया जाता है, जैसे बरसीम है, रिचका है। लेकिन कई बार अब आप देख लो, अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि बरसीम और रिचका दोनों आपके ऑप्शन में हो और आपसे ये कहा जाए कि निम्न में से हे बनाने की सबसे अच्छी फसल कौन सी होगी, तो आपको रिचका टाइप करना है, रिचका राइट करना है। क्योंकि याद रखना, रिचके का जो होता है, जो तना होता है वो खोखला होता है, थोड़ा सा आसानी से मुड़ जाता है, जबकि बरसिम का जो वो तना होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और अपन को वहां बिल्कुल सॉफ्ट वाली चीज चाहिए थी। इसीलिए बरसिम और रिचका जब भी ऑप्शन में दो, आपको रिचका वाला ही ऑप्शन राइट करना है। फिर उसके बाद करते हैं, बरसिम और रिचका आ गया। हे में 7 से 10% प्रोटीन होनी चाहिए। हे वाली जो भी आप फसल प्रयोग करें उसमें 7 से 10% प्रोटीन होता है, जबकि कैल्शियम की मात्रा होती है उसके अंदर 0.5%। अब अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि हे में डीसीपी की मात्रा, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है, तो वह कितनी होती है, तो वह होती है 1 से 3% होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप अगला देखिए, यहां मैंने आपको बताया हे में विटामिन डी की मात्रा साइलेज की अपेक्षा अधिक होती है। साइलेज के अंदर कम होती है विटामिन डी की मात्रा, जबकि हे में ज्यादा होती है। क्योंकि हे को आप तैयार कैसे कर रहे हो, जैसे फार्मयार्ड है, पूड़ा विधि है, मैदानी विधि है, ट्राइपोड है, यानी बाहर सुखा रहे हो, सूर्य की रोशनी में सुखा रहे हो, तो विटामिन डी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक समस्या आ जाएगी ब्लीचिंग वाली, क्योंकि प्रकाश के द्वारा कई सारे पोषक तत्वों की हानि होती है। उस क्रिया को अपन बोलते हैं ब्लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए, हे में पोषक तत्वों की हानि होना ब्लीचिंग कहलाता है। हे बनाने वाली फसलों में फूल आने से पहले काटा जाता है, और मुख्यतः आपसे पूछा जाता है कि ऐसा समय कब आएगा, तो फरवरी और मार्च में। जैसे बरसिम के अंदर फूल आने लग जाते हैं, लगभग मार्च, अप्रैल और फरवरी मार्च, जो भी आपके ऑप्शन में हो वो वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला अपन बात करते हैं हे बनाने की विधियों के बारे में। तो हे बनाने की विधियां, एक तो अपन ने पढ़ी पूड़ा विधि पढ़ी, एक फार्मयार्ड विधि पढ़ी, एक मैदानी विधि पढ़ी। यहाँ पे ट्राइपोड विधि पढ़ी। ट्राइपोड विधि का प्रयोग किया जाता है प्रतिकूल मौसम में। हे बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्राइपोड या पिरामिड विधि। हे कितने समय में बनकर तैयार हो जाता है, तो हे लगभग 1.5 माह में, यानी लगभग 6 सप्ताह के अंदर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। हे में परिरक्षण का काम कौन करेगा, तो हे के अंदर परिरक्षण का काम करेगा नमी, क्योंकि अगर आपने नमी सही रखी तो आपका चारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इन देखो, जितनी भी हे, साइलेज है, हाइलेज है, इनका सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस समय आपके पास हरा चारा नहीं है, आप जानवरों को हरा चारा कैसे स्टोर करके खिलाते हो, वही वाली। हे के बाद अब अपन बात करेंगे साइलेज के बारे में। देखिए, साइलेज के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहला ही प्रश्न यही पूछा जाता है कि हरे चारे का अगर आपको परिरक्षण करना है तो कौन सी विधि सबसे सर्वोत्तम है, तो साइलेज वाली। पहला ही प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे सर्वोत्तम विधि है। आपसे पूछा जाए चारे के परिरक्षण करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो साइलेज बनाकर चारे को परिरक्षण करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। नमी और शुष्क पदार्थ की अपन पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं। नमी होती है इसके अंदर 60 से 70% नमी होती है, जबकि शुष्क पदार्थ जो होता है
इसके अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 30 से 40%। तो ये भी आपको याद रखनी है कि शुष्क पदार्थ कितना होता है, 30 से 40 होता है, और नमी कितना होता है, तो 60 से 70% होता है। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन, साइलेज वाली फसलों को काटा जाता है दूधिया अवस्था पर। जब दाने में दूध बनने लग जाता है तो उस दूधिया अवस्था पर फसलों को काटा जाता है। अगला आता है, साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये तीनों मुख्यतः ऐसी फसल है जिनका साइलेज सबसे ज्यादा बनाया जाता है। तो दूधिया अवस्था पे आपको काटना है और मक्का, ज्वार, बाजरा का बनाया जाता है। उसके बाद आप अगली बात करेंगे अपन, जो साइलेज होता है ये बनकर तैयार होता है लगभग 12 सप्ताह के अंदर। 12 सप्ताह में तैयार होता है, यानी कि लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि 3 माह का समय लग जाता है। 3 माह तक का समय इसके अंदर लग जाता है। साइलेज है। अब आप देखो इसके अंदर आपको 1-2 चीजें ज्यादा याद रखनी पड़ेगी। देखो वहां पे विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं था, वहां पे विटामिन डी था, सॉरी यहां नहीं है, यहां बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विटामिन डी यहां मिलेगा कैसे, क्योंकि आपने इसको जमीन में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ के बनाते हैं। जैसे साइलेज बनाने की जो विधियां होती है, तो यहां पे एक विधि होती है बुर्ज, एक होती है बुर्ज विधि होती है, एक होती है खाई विधि, और एक विधि होती है यहां पे गर्त। ये 3 विधियां होती है साइलेज बनाने की। बुर्ज विधि होती है, खाई विधि होती है और गर्त विधि होती है। बुर्ज विधि जमीन से ऊपर होता है, खाई विधि जमीन से नीचे होता है, और जो गर्त विधि होता है इसमें एक गड्ढा होता है जो गोल भी हो सकता है और चौकोर भी होता है। तो ये 3 विधियां होती है साइलेज बनाने की। लेकिन इनमें से सबसे जो सर्वोत्तम और अच्छी मानी जाती है वो यही मानी जाती है बुर्ज वाली विधि। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि साइलेज बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, तो देखो बुर्ज विधि, खाई विधि और गर्त विधि 3 प्रकार की विधियां थी, तो वह सर्वोत्तम विधि होगी। जमीन से नीचे वाली कौन सी होगी, तो खाई होगी। जमीन से ऊपर वाली कौन सी होगी, बुर्ज होगी। और जिसके अंदर गोल और चौकोर गड्ढा होता है, गर्त होता है, तो उसको कौन सी वाली विधि बोलते हैं, अपन गर्त विधि बोलते हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, एक होता है साइलो, एक होता है साइलोइंग, और एक होता है सोइलेज। इन तीनों चीजों के बारे में आप समझिए कि एक तो होता है साइलो, तो जिस स्थान पर साइलेज बनाया जाता है, जिस स्थान पर साइलेज बनाया जाता है, यानी कि जो गड्ढा था जहां पे आपने साइलेज बना रहे थे, तो उसको बोला जाता है साइलो। यहां पे आ जाएगा साइलोइंग में साइलेज बनाने की क्रिया, साइलेज बनाने की विधि मान के चलो आप। तो साइलेज बनाने की जो विधि होती है तो वह कहलाती है साइलोइंग, और जिस स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसे कहा जाता है साइलो। अब आता है सोइलेज भी कह लो या सोइलिंग भी अपन इसको कह सकते हैं, सोइलिंग भी कहते हैं, ज्यादातर सोइलिंग कहते हैं। सोइलिंग का मतलब यह होता है कोई सी भी फसल हो, किसी भी फसल का बिना पके, जो भी आपके पास फसल है उसे बिना पके काट कर आप जानवरों को खिला दोगे तो वो सोइलिंग कहलाएगी। यानी कि फसल को बिना पके काट कर खिलाना, फसल को बिना पके काट कर खिलाना सोइलिंग कहलाता है। याद रखना, साइलो, जिस स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसे साइलो कहा जाता है। साइलेज बनाने की जो विधि होती है साइलोइंग कहलाती है। सोइलेज या सोइलेज, सोइलिंग जो होता है ये कहलाता है किसी भी फसल का बिना पके काट कर खिलाना, उसको सोइलिंग कहलाता है। तो ये तीनों चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब आ जाइए आप आगे, जो साइलेज होता है, अब देखो एक तो इसके अंदर परिरक्षण का काम कौन करता है, तो साइलेज के अंदर परिरक्षण का काम करता है अम्ल। दूसरा, साइलेज में महक किसके कारण आती है, तो महक आती है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण, ब्यूटायरिक अम्ल के कारण महक आती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए साइलेज में महक किसके कारण आती है, तो ब्यूटायरिक अम्ल,
परिरक्षण का काम कौन करता है साइलेज में? एक तो अम्ल करता है और एक करता है CO2, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो आता ही नहीं है, क्योंकि आप इसको पूरी तरीके से ढक कर रखते हो और ऑक्सीजन का किसी भी प्रकार का वहां नहीं होता, तो ये जितनी भी क्रिया होती है सब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो परिरक्षण का काम एक तो अम्ल कर रहा है, एक CO2 कर रहा है, महक ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण आ रही है। अब आपने देखा होगा कई बार साइलेज मीठी होती है, तो साइलेज के मीठी होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। साइलेज मीठी किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण मीठी होती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि साइलेज मीठी किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण मीठी होती है। उसके बाद आप आगे देखिए, साइलेज अगर माना आपको पशुओं को खिलाना है, पशुओं को अगर साइलेज खिलाना है तो 5 किलो साइलेज 100 किलो शरीर भार पर खिलाना है। यानी कि अगर आप किसी भी पशु को साइलेज खिलाओगे तो 5 किलो साइलेज खिलानी है आपको 100 किलो शरीर भार पर। अब अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि यदि अपने पास कोई परिपक्व जानवर है जिसका वजन लगभग 300 से 400 किलो होता है, तो उसे प्रतिदिन कितना साइलेज खिलाना है? तो उसको लगभग प्रतिदिन खिलाया जाता है 15 से 20 किलो साइलेज आपको खिलाना है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 100 किलो शरीर भार पर कितना साइलेज खिलाया जाता है? 5 किलो। जबकि एक परिपक्व जानवर को प्रतिदिन कितना साइलेज खिलाना चाहिए? तो 15 से 20 किलो साइलेज खिलाना चाहिए। अब देखो आगे, साइलेज का पीएच मान, अगला आपसे पूछा जाए कि साइलेज का पीएच मान बताइए, तो साइलेज का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 4.2। देखो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बहुत अधिक का कैसा होता है, सामान्य का कैसा होता है, लेकिन सामान्य जो आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है कि 3.5 से लेकर 4.2 साइलेज का पीएच मान होता है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, साइलेज के गड्ढे में, जहां साइलेज बनाया गया उस गड्ढे में चारे का या पदार्थ का तापमान कितना होता है? तो उस पदार्थ का तापमान होता है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन आता है कि साइलेज जो बनने की क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में। तो ये याद रखना कि CO2 ये तो सब उपस्थित होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसके बाद आप अगला आ जाइए, यदि आपने पशुओं को अधिक साइलेज खिला दी, पशुओं को अधिक साइलेज खिलाने से कीटोसिस रोग हो जाता है। अधिक साइलेज खिलाने से कीटोसिस रोग हो जाता है, कीटोसिस रोग हो जाता है। कीटोसिस क्या है? अब आपको अगला प्रश्न आ गया, कीटोसिस क्या है? तो कीटोसिस एक उपापचय जनित बीमारी है जो कार्बोहाइड्रेट्स के VFA, V का मतलब ओलेटाइल, F का मतलब फैटी, A का मतलब एसिड, VFA में गड़बड़ी होने के कारण जो रोग होता है उसे कीटोसिस कहा जाता है। जिसे आप देखा दूध में, मूत्र में, इनमें एसीटोन की बदबू आने लग जाती है। इसे एसीटोनेमिया के नाम से भी जाना जाता है, कीटोन यूरिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक उपापचय जनित बीमारी है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 4.2 होता है। साइलेज के गड्ढे में पदार्थ का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री। ये काम सारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक अनुपस्थिति में होता है। अधिक साइलेज खिलाने से पशुओं में कीटोसिस रोग हो जाता है। अगला आपसे, साइलेज के गड्ढे को प्रतिदिन 1 से 1/4 मीटर के हिसाब से भरा जाता है। यानी जिसमें देखो, आप चाहे खाई वाला ले रहे हो, चाहे गर्त वाला है, चाहे बुर्ज वाला, कोई सा भी विधि आप जब साइलेज बनाने के लिए प्रयोग करते हो तो चारे को एक साथ ही नहीं भर देते, चारे को लगभग प्रतिदिन के हिसाब से भरते हैं। एक बार में, यानी जो प्रथम बार आप उसको भरोगे उसके अंदर आप भरोगे लगभग 1 से लेकर 1/4 मीटर के हिसाब से, लगभग 3 फीट के आसपास आप एक बार में भरोगे। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद आप अगला देखिए, साइलेज एक सर्वोत्तम चारा है। यानी कि आप देखो
कि साइलेज सर्वोत्तम विधि भी क्यों रही और सर्वोत्तम चारा भी क्यों रहा? क्योंकि देखो, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, तो यानी किसी भी प्रकार का फफूंद या किसी भी प्रकार का टॉक्सिन होने से तो रहा, अच्छा रहेगा, पौष्टिक होगा चारा। दूसरा, साइलेज से बना चारा सुपाच्य भी होता है, क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले कहा कि एक होता है मोलासस, आपने नाम सुना होगा कभी मोलासस का, जिसको गन्ने का उप उत्पाद भी कहा जाता है। तो उस मोलासस के अंदर 25% तो होता है पानी, तथा उसमें उस पानी में घुलनशील शर्करा होती है, घुलनशील शर्करा उसके अंदर होती है। अगर आपसे पूछा जाता है मोलासस में क्या क्या होता है, तो 25% तो पानी होता है तथा घुलनशील शर्करा उसके अंदर होती है। वह सुपाच्य होता है, यानी पच जल्दी जाता है। अगला आपसे पूछा जाता है उसका प्रयोग चारे की गुणवत्ता में प्रयोग किया जाता है, गुणवत्ता में। तो आप देखो कि नॉर्मल जो साइलेज होता है उसको अधिक पौष्टिक बनाने के लिए, अधिक सुपच्य बनाने के लिए, अधिक उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, मोलासस डाल देते हैं उसके अंदर। और मोलासस डाला जाएगा तो चारा मीठा भी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का बढ़िया निर्माण होगा और चारे का फर्मेंटेशन और सुपाच्य जो गुणवत्ता है वो बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगी। तो साइलेज के अंदर ये वाला काम भी किया जाता है कि उसके अंदर इन पदार्थों को मिला दिया जाता है। अब अपन एक बार वापस साइलेज के बारे में देखते हैं। ये देखो साइलेज के बारे में अब अपन वापस देखते हैं। तो देखो साइलेज में जो नमी की मात्रा है, तो नमी की मात्रा आप देखिए 60 से 70% नमी है, जबकि शुष्क पदार्थ 30 से 40% है। चारे के परिरक्षण करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है साइलेज बनाकर। दूधिया अवस्था में आप काट लोगे, मक्का ज्वार बाजरे का बनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि आप देखो मक्का ज्वार बाजरा ये अनाज वाले परिवार का है, तो ग्रेमिनी परिवार है, और ग्रेमिनी परिवार वाला दाना भी और चारा भी ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसीलिए मक्का ज्वार बाजरे को जब आप परिरक्षण कर रहे हो तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत होगा। हे बनाने के लिए आपने किया था बरसीम और रिचका का। बरसीम और रिचका लेग्यूमिक चारा है, यानी दलहनी परिवार है, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया था, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। इसके बाद मक्का ज्वार बाजरा हो गया अपना। अगला देखिए आप, साइलेज 12 सप्ताह में 3 माह में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। विधियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली बुर्ज विधि है, फिर खाई विधि है, फिर गर्त विधि है। और इनमें से सबसे सर्वोत्तम कौन सी है, तो इनमें सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है बुर्ज विधि। बुर्ज विधि जमीन से ऊपर होती है, खाई जमीन से नीचे होती है, जबकि गर्त विधि होती है तो इसमें गोल और चौकोर कलर, चौकोर जो होते हैं वैसे गड्ढे होते हैं और उनके अंदर चारा रखा जाता है। अगला देखिए आप, साइलो, जिस स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसे साइलो कहा जाता है। साइलोइंग, साइलेज बनाने की जो विधि होती है उसे साइलोइंग कहते हैं। सोइलिंग, बिना पके फसल को काटकर जानवरों को खिलाना कहलाता है सोइलिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद साइलेज, साइलेज पशु को 5 किलो 100 किलो शरीर भार पर 5 किलो खिलाना है, और एक परिपक्व जानवर को प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम साइलेज आपको खिलानी है। परिरक्षण का काम कौन करेगा, अम्ल करेगा, लैक्टिक अम्ल है, ब्यूटायरिक अम्ल है, एक आपका जैसे नॉर्मली इसके अंदर CO2 है, तो ये सब क्या करेंगे, परिरक्षण का काम। महक, साइलेज में महक किसके कारण आ रही है, तो ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। अगर साइलेज मीठी है तो किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होगी। इसके बाद आप देखिए साइलेज का पीएच मान देखिए, तो साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। साइलेज के गड्ढे में सर्वाधिक, देखो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि तापमान कितना होता है, तो तापमान देखो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। साइलेज में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अधिक साइलेज खिलाने से पशुओं में कीटोसिस रोग हो जाता है। और साइलेज को जो प्रतिदिन, देखो गड्ढे को जो भरते हैं वो 1 से लेकर 1/4 जो होता है वो मीटर के हिसाब से आप उसको प्रतिदिन भरते हैं, एक बार के अंदर ही नहीं भरा जाता है गड्ढा। उसके बाद साइलेज वाला चारा सुपाच्य होता है, सर्वोत्तम चारा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर साइलेज के अंदर चारे का फर्मेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा हो तो फिर उसके अंदर मोलासस मिला दिया जाता है। मोलासस क्या होता है, गन्ने का उप उत्पाद होता है जिसके अंदर 25% पानी तथा घुलनशील शर्करा होती है, और वो चारे को सुपाच्य और गुणवत्ता युक्त बनाने का भी काम करता है। तो ये वाला था अपना साइलेज, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। साइलेज से संबंधित कुछ जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब आप अगला
अब अपन बात करेंगे पशु के चारा खाने की आदत के बारे में कि किस पशु के चारे खाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये एक पेड़ है, इसका ये पौधे वाला भाग है और ये तने वाला भाग था और ये जमीन वाला भाग है। अब आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं बकरी के बारे में। यदि बकरी जमीन से चारा खा रही है, यानी बकरी के द्वारा जमीन से चारा खाना, जमीन से चारा खाना, तो ये कहलाता है निबिंग। निबलिंग भी कहलाता है और निबिंग भी कहलाता है, तो निबिंग आप याद रखो। इसके बाद यदि बकरी ने आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा, बकरी ने आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा और पेड़ से फूल और पत्तियों को खाया, तो ये वाली क्रिया कहलाएगी ब्राउजिंग। ये वाली क्रिया कहलाएगी ब्राउजिंग कहलाएगी। देखो, सबसे पहली बात आप इतनी सी समझो कि बकरी के द्वारा जमीन से चारा खाने की क्रिया कहलाई निबिंग। दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ कि बकरी ने आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा और पेड़ से फूल और पत्तियों का खाया, तो वो वाली क्रिया क्या कहलाई? ब्राउजिंग कहलाई। एक कंडीशन क्या हुई कि बकरी ने जमीन से डायरेक्ट, नॉर्मल देखो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, तो उनमें से बकरी के द्वारा एक एक फूल और पत्तियों को चूट चूट कर खाना, यानी कि बकरी के द्वारा जमीन से डायरेक्ट फूल और पत्तियों को खाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है ब्रूसिंग, यानी कि चूट चूट कर खाना, तो ब्रूसिंग या उसको अपन बोलते हैं चुटाई। तो ये तीन चीजें हो गई अपने सामने। तो देखो कौन कौन सी, वो आप देखो। सबसे पहले आते हैं अपने पास ब्राउजिंग। ब्राउजिंग क्या था? आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा और पेड़ से फूल व पत्तियों को चूट चूट कर खाया हो या कैसे भी खाया हो, लेकिन आगे वाले पैरों को जब वो पेड़ पर रखेगी वही क्रिया ब्राउजिंग कहलाएगी। बकरी का जमीन से चारा खाना क्या कहलाता है? निबिंग कहलाता है। बकरी का डायरेक्ट आप देखो पेड़ से और फूल पत्तियों को खाना, चूट चूट कर यहाँ पे खा रही थी, तो इसे चुटाई। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि चुटाई का संबंध किससे? तो बकरी से। निबिंग का संबंध किससे? बकरी से। ब्राउजिंग का संबंध किससे? बकरी से। बकरी के द्वारा आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर पेड़ से फूल और पत्तियों का खाना क्या कहलाता है? तो वो भी आप बता दोगे क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे तीनों चारों ये जो बकरी से रिलेटेड ज्यादा पूछी जाती है। अब अपन बात करेंगे, देखो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे ग्रेजिंग के बारे में। देखो, एक होता है ग्रेजिंग, एक होता है मिक्स ग्रेजिंग, मिक्स ग्रेजिंग, और एक होता है जीरो ग्रेजिंग। ये जीरो ग्रेजिंग आ गया। तो देखो सबसे पहला आया ग्रेजिंग, एक आया मिक्स ग्रेजिंग और एक आया जीरो ग्रेजिंग। तो देखो ग्रेजिंग का अर्थ होता है गाय हुई, भैंस हुई, भेड़ हुई, इनका जमीन से चारा चरना। कभी भी आपने देखा होगा भेड़ को, कभी भी आपने आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर खाते हुए नहीं देखा होगा, बकरी को देखा है। तो बकरी को अपन ब्राउजिंग बोला। ब्रूसिंग वाली जो कंडीशन है उसमें भी सबसे ज्यादा बकरी को सबसे ज्यादा देखा जाता है। नॉर्मल जमीन से चारा खाने वाली क्रिया को निबिंग बोला जाता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जैसे भेड़ है, भैंस है और गाय है, उनका जमीन से चारा खाने की क्रिया कहलाता है ग्रेजिंग। तो यहाँ पे अपने पास भेड़ आ गया, एक आ गया भैंस और एक आ गया गाय, इनका जमीन से चारा खाने की क्रिया कहलाता है ग्रेजिंग। अब आप आगे आ जाइए, मिक्स ग्रेजिंग। मिक्स ग्रेजिंग का मतलब होता है ऐसा चारागाह, देखो ऐसा चारागाह जहां सारे पशु एक साथ ही चारा चर रहे हो, जैसे जिसमें गाय भी चल रही हो, भैंस भी चल रही हो, भेड़ है, नॉर्मल आपके पास घोड़ा है, गधा है, जितने भी जानवर है सारे अगर एक साथ चारा चरते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं अपन मिक्स ग्रेजिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए जीरो ग्रेजिंग। जीरो ग्रेजिंग का मतलब होता है किसी भी फसल को जमीन से रगड़कर काटना। जैसे मान लो कोई चारागाह है, चारागाह में जानवर चल रहे हैं, तो कोई जानवर कोई ऊपर से चल रहा है, कोई जमीन से रगड़ कर चल रहा है, तो थोड़ा सा वो घास ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वर्ष भर में एक बार उसको बिल्कुल रगड़ कर काटा जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं जीरो ग्रेजिंग। या सामान्य ऐसे समझो कि किसी भी फसल को जमीन से रगड़ कर काटने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? जीरो ग्रेजिंग कहलाती है। तो देखो इससे पहले अपन ने यहाँ पे बात करी ब्राउजिंग के बारे में, एक बात करी निबिंग के बारे में, एक बात करी ब्रूसिंग और चुटाई के
बारे में, और यहां पे अपन ने बात करी ग्रेजिंग के बारे में, एक जीरो ग्रेजिंग के बारे में और एक मिक्स ग्रेजिंग के बारे में बात करिए। अब आप अगला देखिए, एक होता है पास्चर, एक होता है पास्चर। पास्चर का मतलब होता है बड़े बड़े घास के मैदानों में जानवरों को चराने की जो क्रिया होती है उसे पास्चर कहा जाता है। बड़े बड़े, जैसे मान लो, देखो नॉर्मल जैसे अपन अगर बात करते हैं तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े बड़े घास के मैदान में जानवरों को जो चराते हैं वो कहलाता है नॉर्मल। आप ऐसे मान को चलो कि ये एक चारागाह का ही प्रकार है जो सिर्फ एक बड़े स्तर पे चल रहा है, यानी कि एक बड़ा सा क्षेत्र है वहां पे चल रहा है। तो बड़े बड़े क्षेत्र में जो होता है, बड़े बड़े घास के जो मैदान है वहां जानवरों को आप चरा रहे हो तो उसे अपन पास्चर कहलाते हैं। अब आप अगला देखिए, चारागाह के बारे में देखिए कि चारागाह क्या होता है भैया। तो देखो चारागाह से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो चारागाह के बारे में आपको सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए कि चारागाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। एक तो चारागाह होता है स्थायी और अस्थायी, और फिर उसके बाद चारागाह दो प्रकार का फिर होता है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। अब देखो ऑप्शनल जो प्रश्न आते हैं उनमें इनमें से तो कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है ज्यादा, क्योंकि ये देखो अस्थायी और स्थायी, स्थायी का मतलब ये होता है वो लंबे समय तक चलता है, अस्थायी का मतलब वो कुछ समय के अंदर चलता है और अपने आप खत्म हो जाता है, यानी चारा खत्म हो जाता है। तो अस्थायी यानी कुछ समय तक चलता है, कुछ समय तक नहीं चलता है। कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम तो ये जिसे आप खुद चारागाह बना रहे हो, जैसे मान लो किन्हीं के द्वारा चारागाह, जैसे एक चक्रानुक्रम होता है, एक होएन-हेन विधि होती है, तो ये चारागाह की कृत्रिम विधियां है। प्राकृतिक विधियां तो आपने देखा होगा कि गांव के अंदर डुंगरों में गाय भैंसों को चराने के लिए ले जाया जाता है, वो चारागाह है, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए, उनमें अपना कोई योगदान नहीं है। तो देखो एक तो स्थायी हो गया, एक अस्थायी हो गया, एक प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम हो गया। तो इसमें से आपको ज्यादा याद नहीं करना। अब अपन बात करेंगे कृत्रिम चारागाह के बारे में। इसमें कृत्रिम चारागाह के बारे में बात करेंगे कि कृत्रिम चारागाह होता क्या है। अब देखो सबसे पहले तो बात यह है कि चारागाह की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो भैया पहले चारागाह की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो चारागाह की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि चारागाह लगभग लंबे समय तक चलना चाहिए, जब तक यूं मान के चलो लगभग 10 से 15 साल तक तो आपका चारागाह चलना ही चाहिए। उसके बाद वहां की जो मृदा है, चारागाह की जो मृदा है, उसका जो पीएच मान होगा वो पीएच मान होना चाहिए 6.5 से लेकर 7 होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। अगला, चारागाह के अंदर जो भी फसलें उगाई गई हो वो सारी की सारी 1 वर्षीय होनी चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष तक तो चलनी चाहिए। अगर बीच में वो खत्म हो जाएगी तो फिर चारागाह चेंज थोड़ी करोगे आप। 1 वर्ष, क्योंकि मैंने आपसे कहा अभी कि एक वर्ष में एक बार तो चारे को जमीन से रगड़ कर काटना ही है, यानी जीरो ग्रेजिंग करनी ही है, ठीक है ना। कोई चारा ऊपर होगा कोई नीचे होगा तो उनको सबको बराबर लाने के लिए जीरो ग्रेजिंग करनी है। तो याद रखना है, सबसे चारागाह 10 से 15 साल तक चलना चाहिए। उसके बाद पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। 1 वर्षीय फसल लगानी चाहिए, यानी कि 1 वर्ष तक तो कम से कम फसल चलनी चाहिए। अगला ये है कि फसलें ऐसी होनी चाहिए जिन फसलों के अंदर खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सभी मात्रा में उपस्थित हो, मतलब अच्छी मात्रा में ये सारे उपस्थित होने चाहिए। चारागाह ऐसा भी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला अपन बात करते हैं, देखो चारागाह के अंदर और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो चारागाह के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि 10 से 15 वर्ष तक तो वो चलना चाहिए। स्थायी चारागाह अच्छा होना चाहिए, वहां जो चारा आप लगा रहे हो 1 वर्षीय फसलें होनी चाहिए। चारागाह में 1 वर्ष में 1 बार तो जीरो ग्रेजिंग करनी ही चाहिए आपको, यानी जमीन से रगड़ कर काटना ही है। फसलें ऐसी उगानी है जिसमें खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी हो। अब अपन बात करते हैं कि कृत्रिम चारागाह 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है चक्रानुक्रम, सबसे पहला होता है चक्रानुक्रम और दूसरा होता है होएन-हेन विधि। पहला होता है चक्रानुक्रम विधि और दूसरी होती है होएन-हेन विधि। अब दोनों विधियों के बारे में समझो कि चक्रानुक्रम क्या होता है और होएन-हेन क्या होता है। तो देखो चक्रानुक्रम में क्या होता है कि ऐसे पूरा जो भी आपका चारागाह है उसे अलग अलग प्लॉटों में बांट दिया जाता है। साहब ये अलग अलग प्लॉट में बांट दिए,
ठीक है, ये अलग अलग प्लॉटों में बांट दिया। तो इसमें क्या करता है, पहले एक प्लॉट में सभी जानवरों को चराया गया, इसका चारागाह खत्म हो गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें, छठवें, सातवें, ऐसे कर करके चक्र में करते हैं। जैसे मान लो पहले में, फिर दूसरे में, ऐसे करते रहते हैं। ये हो गया चक्रानुक्रम। ओहेन विधि है, ये जर्मनी से आई है। ये विधि कहां से आई है, जर्मनी से आई है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कहां से आई है, जर्मनी से। दूसरा, इनमें सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो विधि कौन सी है, होहेन-हेन विधि चारागाह की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है भैया, क्योंकि देखो इसके अंदर जैसे अलग अलग प्लॉट बनाए, होहेन-हेन विधि में भी ऐसे ही प्लॉट बनाए जाते हैं, सेम वैसे के वैसे प्लॉट बनाए जाते हैं। लेकिन होहेन-हेन विधि में क्या होता है कि पहले चारागाह के अंदर दुधारू जानवरों को चराया जाता है, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जो सांड होते हैं, अच्छी गुणवत्ता की प्रजनन क्षमता वाले होते हैं, उनको चराया जाता है। और बाद में छोटे बछड़ों को, सूखी गायों को जो दूध नहीं दे रही है या दूध उत्पादन कम दे रही है, ऐसे चराया जाता है। इसीलिए ये विधि सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। क्योंकि आप देखो ये वाली जो विधि होती है, इसको अच्छी क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इसमें सभी जानवरों को एक साथ चराया गया था, तो दुधारू जानवरों को प्रॉपर चारा नहीं मिल पा रहा था और प्रॉपर पोषक तत्व वो भी नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए इसके अंदर सबसे पहले दुधारू जानवरों को चराया जाता है, अच्छी नस्ल के प्रजनन वाले सांडों को चराया जाता है, जबकि चक्रानुक्रम में ऐसा नहीं हो रहा था। इसीलिए होहेन-हेन विधि को सबसे सर्वोत्तम माना गया। अब अपन बात करेंगे पशुओं को दी जाने वाले शुष्क चारे की मात्रा के बारे में। तो देखो सबसे पहला ही प्रश्न यही पूछा जाता है कि पशुओं को शुष्क पदार्थ दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि पशुओं को जो भी आहार दिया जाता है वो दो आधार पर माना जाता है, यानी दो आधार माने जाते हैं चारा देने के। सबसे पहला माना जाता है शरीर भार। तो हमेशा याद रखो कि पशुओं को जो भी आहार दिया जाता है, एक तो दिया जाता है शरीर भार, वो उत्पादन के आधार पर, पशु कितना उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर दिया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए शुष्क पदार्थ किसके आधार पर, तो शरीर भार। सामान्य आहार किसके आधार पर दिया जाता है, तो शरीर भार व उत्पादन दोनों के आधार पर दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर शुष्क पदार्थ के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखो शुष्क पदार्थ दिया जाता है शरीर भार के आधार पर, जबकि टोटल आहार था वो दिया गया था शरीर भार व उत्पादन के आधार पर। तो ये आ गया शरीर भार, और शरीर भार आप कितना मानोगे, 100 किलो मानोगे। अब अपन बात करते हैं कि सूखे चारे में आप क्या क्या देते हो। तो देखो सूखे चारे के अंदर अपन भूसा खिलाते हैं, तो भूसा क्या क्या खिलाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो भारत में सबसे ज्यादा खिलाया जाने वाला भूसा सबसे पहला है गेहूं का भूसा, फिर उसके बाद मक्का का भूसा, फिर उसके बाद ज्वार का, फिर उसके बाद बाजरे का, फिर उसके बाद मटर का, फिर उसके बाद जई का, और एक आता है धान का। तो ये सामान्य भूसे जो सबसे ज्यादा खिलाए जाते हैं। सोयाबीन का भूसा भी खिलाया जाता है, लेकिन सोयाबीन का भूसा जानवरों को ज्यादा नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि वो पेट में जाने के बाद गर्मी करता है। और गर्भवती पशुओं को तो बहुत कम मात्रा में खिलाया जाता है, क्योंकि पानी की अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गर्भपात हो जाएगा, यानी अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए सोयाबीन का भूसा जानवरों को ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, और गर्भवती पशुओं में तो आपको विशेष ध्यान रखना है। नॉर्मली और सूखे चारे में भी रखना है, लेकिन सोयाबीन के भूसे का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन बात कर रहे थे भूसे में, तो भूसे में सबसे पहले आया गेहूं का भूसा, फिर मक्का का, ज्वार का और बाजरे का, फिर मटर का, जई का और धान का। तो ये सामान्य भूसे थे जिनका प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले गेहूं के भूसे के बारे में। गेहूं का भूसा, तो देखो सबसे पहले कि गेहूं के भूसे में फास्फोरस नामक खनिज लवण ज्यादा पाया जाता है। जैसे हरे चारे में कैल्शियम और फास्फोरस सर्वाधिक होता है, वैसे भूसे के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस। उसके बाद इसके अंदर डीसीपी वह टीडीएन की मात्रा, तो डीसीपी होता है 0%, जबकि टीडीएन होता है 30 से 40% होता है। तो यह भी पूछा जाता है। अगला आपसे पूछा जाए कि भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा कौन सा है, तो यही है। भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा कौन सा है, तो वो भी गेहूं का भूसा है। अब आप एक चीज और देखो कि गेहूं के भूसे के अंदर डीसीपी 0 है,
टीडीएन 30 से 40 है, फास्फोरस अच्छा मिल रहा है, भारत में सर्वाधिक खिला भी इसको ही रहे हैं। तो अब आप देखो कि इसके अंदर डीसीपी की मात्रा बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, क्योंकि यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाएं। तो देखो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए इसको यूरिया से उपचारित करते हैं। यूरिया से उपचारित करने कैसे करेंगे भैया यूरिया से उपचारित? वैसे तो अपन जब चारे को उपचारित करने वहां अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। याद रखो कि 4 किलो यूरिया लेंगे और 4 किलो यूरिया को 40 किलो पानी में घोलेंगे और 100 किलो भूसे को आप उपचारित कर देना। क्या करना है, 4 किलो यूरिया लेना है, 40 किलो पानी में उसको गला देना है पूरी के तरीके से, और फिर 100 किलो भूसे को उपचारित कर दोगे। यानी कि यूरिया का 4% गोल आपने काम में लिया, तो इसके अंदर डीसीपी और टीडीएन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो डीसीपी की मात्रा तो 0 से बढ़कर कहां पहुंच जाएगी, 4 से 5 बढ़ जाएगी, जबकि टीडीएन की मात्रा जो होगी वो हो जाएगी 48 से 50% हो जाएगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि गेहूं का भूसा भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, फास्फोरस की मात्रा होती है, डीसीपी 0 होता है, टीडीएन 30 से 40 होता है, जबकि डीसीपी और टीडीएन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे यूरिया से उपचारित करते हैं, क्योंकि यूरिया कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन का स्रोत नहीं है, यूरिया एक प्रोटीन का स्रोत है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन पाई जाती है, और यूरिया के अंदर अगर कच्चे प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करते हैं तो अपन 46, यानी कि किसी भी पदार्थ में कच्चे प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसे अपन 6.25 से गुणा करते हैं। तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन आती है, तो 46 को जब अपन 6.25 से गुणा करेंगे तो लगभग 287.5 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यूरिया एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। यूरिया से जब चारे को उपचारित करते हो तो चारा सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पच जाता है, तथा उसके अंदर डीसीपी यानी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ी, चारा पौष्टिक भी हुआ। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला अपने पास आता है एक धान का भूसा, धान का भूसा, और एक आता है जई का भूसा। देख लो, और सामान्य भूसे उनमें से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन इन दोनों में से आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धान का भूसा। पशुओं को धान का भूसा अधिक खिलाने से डेगलेना नामक रोग हो जाता है, क्योंकि धान के भूसे में सेलेनियम नामक खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है। सेलेनियम पशुओं के लिए हानिकारक तत्व माना जाता है, इसीलिए धान का भूसा ज्यादा नहीं खिलाना है। अब आप देखो एक और पशुपालन के पास, पशु के जो मालिक है उसके पास एक और गंभीर समस्या आ गई कि उसके पास चारा ही वही है, तो खिलाएगा क्या? अब उसको धान का भूसा खिलाना भी कंपल्सरी, क्योंकि उसके पास चारा ही नहीं है, तो क्या करे वो? तो देखो अगर वो खिलाना भी चाहता है और उसके पास भूसा भी वही है, तो वो एक काम कर सकता है जिससे सेलेनियम कम हो जाएगा। कैसे? देखो, इसके लिए भूसे को, जो धान का भूसा है उसे पानी में भिगोकर 1 घंटे तक रखना है और फिर उसके बाद जानवरों को खिलाना है। तो उससे क्या होगा, उस पानी के अंदर सेलेनियम की मात्रा आ जाएगी और वो जानवरों के अंदर नुकसान नहीं करेगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि धान का भूसा अधिक खिलाने से कौन सा रोग होता है, तो सेलेनियम की अधिकता के कारण डेगलेना नामक रोग हो जाता है। तो अगर आप खिला रहे हो तो कैसे खिलाओगे? तो 1 घंटे तक उसको पानी में भिगोकर और फिर जानवरों को खिलाएंगे, और पानी को आप कहीं पे भी गिरा दोगे, तो उससे क्या होगा कि सेलेनियम कम हो गया और जानवरों को डेगलेना रोग होगा नहीं। उसके बाद आ जाइए जई का भूसा। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा तो खिलाया जा रहा है गेहूं का भूसा, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का, यानी जिसके अंदर खनिज लवण अन्य चारे से ज्यादा होंगे, तो कौन सा होगा? तो जई का भूसा जानवरों को खिलाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आप आ जाइए अगला, मटर का भूसा। तो देखो, मटर का भूसा सबसे सर्वोत्तम माना जाता है ऊंट का। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऊंट की भारी खुराक के लिए सबसे सर्वोत्तम चारा कौन सा है, तो ऊंट की भारी खुराक के लिए सबसे सर्वोत्तम जो चारा है वो कौन सा है? मटर की तूड़ी है। अब देखो, यहां जब धान गेहूं का जब अपने आया था, तो कई बार आपसे अगर पूछा जाए
कि तुड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो तुड़ी के नाम से तो मुख्यतः देखो सारे जितने भी भूसे एक्स्ट्रा होते हैं इनको सबको तुड़ी कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर कभी आ जाए कि तुड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से भूसे को जाना जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए गेहूं का भूसा। तो ये तो था, आपने बात करी भूसे के बारे में, गेहूं का भूसा अपन ने पढ़ा, धान का पढ़ा, मक्का का, ज्वार बाजरे, इनके जो भूसे जो प्रयोग किए जाते हैं, किसका ज्यादा किया गया वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जानवरों को शुष्क पदार्थ कितना देना है वो आपको। तो देखो आपने वजन माना जानवरों का 100 किलो शरीर भार पर आपको देना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कितना शरीर भार मानते हैं, 100 किलो। शुष्क पदार्थ किसके आधार पर दिया जाता है, शरीर भार के आधार पर। पशुओं को आहार किस आधार पर दिया जाता है, तो शरीर भार व उत्पादन के आधार पर दिया जाता है। तो 100 किलो शरीर भार आपने माना। अब अपने पास एक तो जानवर आ गया गाय, एक आ गया भैंस, एक आ गया आपके पास दुधारू गाय। देखो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देता है कई बार, दुधारू गाय, एक वो आ गया दुधारू भैंस, एक वो आपसे पूछ ले देसी गाय, एक वो आपसे पूछ ले विदेशी गाय, एक आपसे पूछा जाए बछड़ा बछड़ी, और एक आपसे पूछा जाए भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, 8 आदमियों का भी पूछेंगे, 8 जानवरों का तो भी बता देंगे अपन। सिर्फ आपको दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट करनी है कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। देखो 100 किलो शरीर भार पर शुष्क पदार्थ, देखो गाय, गाय को आप कितना दोगे, तो गाय को देते हैं अपन नॉर्मली 2.5 किलो देते हैं, तो 2.5 किलो यहां दे देंगे। भैंस को आप कितना देते हो, तो 3 किलो। दुधारू गाय को कितना देते हैं, तो दुधारू गाय हो चाहे नॉर्मल गाय हो, एक ही चारा देना है 2.5 किलो। दुधारू भैंस को कितना देंगे, सामान्य भैंस को भी उतना ही देंगे और दुधारू भैंस को भी उतना ही देंगे। देसी गाय को कितना दोगे, तो देसी गाय को 2.5 किलो देंगे। विदेशी को ज्यादा देंगे क्योंकि विदेशी गाय ज्यादा, देखो जर्सी है, ज्यादा दूध उत्पादन कर रही है तो वहां आप उसको ज्यादा दोगे। नॉर्मल आपके पास जैसे एचएफ गाय है तो उसको भी ज्यादा दोगे। तो विदेशी गाय होगी तो 3, बछड़ा है तो आप उसे 2 किलो दोगे, और अगर भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी को आप दोगे 3 से 4 किलो शुष्क पदार्थ आप यहाँ पे दे दोगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि गाय के अंदर इतना दोगे, भैंस के अंदर इतना दोगे, दुधारू गाय को इतना दोगे, दुधारू भैंस को इतना दोगे, देसी गाय को इतना दोगे, विदेशी गाय को इतना, बछड़ा बछड़ी को 2 किलो, भेड़ बकरी को 3 से 4 किलो दोगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद चारे के बाद अपन बात कर लेते हैं दाने के बारे में। जैसे मान लो आपके पास सामान्य जानवर है तो आप उनको कितना दाना दो। देखो दूध उत्पादन के हिसाब से अलग दाना दिया जाता है, पशु को मांस उत्पादन मोटा करने के लिए अलग दाना दिया जाता है, लेकिन अपन बात करें कि सामान्य जो जानवर है उन्हें कितना दे। तो देखो सबसे पहला आता है दाने के अंदर, यहाँ पे अपने पास एक आता है वर्धमान पशु, यानी कि जो ग्रोथ वाला जो एनिमल होता है वो वाला आ गया। तो एक तो आ गया अपने पास वर्धमान पशु आ गया, एक आ गया अपने पास गर्भित गाय, यानी गर्भित पशु, मान लो गाय हो या भैंस हो दोनों आगे, गर्भित पशु आ गया। एक आ गया अपने पास प्रजनन वाला सांड, ये अपना आ गया प्रजनन वाला सांड आ गया। फिर उसके बाद अपने पास यहां पे भारवाहक बेल आ गया, ये भारवाहक बेल आ गया। भारवाहक बेल के बाद आ गया अपने पास बछड़ा है, बछड़ी, और एक अपने पास आ गया नॉर्मल सामान्य गाय भैंस, जो ना तो गर्भित है और न क्या मतलब बिना गर्भित और न बिना दूध देने वाला, मतलब एक सामान्य जानवर जिसे आप परिपक्वता के आधार पर, माना दूध भी देती है तो कम देती है तो उसके आधार पर। तो सबसे पहला अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो एक आएगा आपके पास वर्धमान पशु, एक आ गया गर्भित गाय, एक प्रजनन वाला सांड आ गया, एक भारवाहक जो बोझा ढोने का काम कर रहा था, एक बछड़ा बछड़ी आ गया, एक गाय भैंस। आपसे कॉमन उन्होंने कहा नहीं है कि भाई कितना दाना देना है, वो आपसे पूछ रहा है सिर्फ। देखो ऐसे अलग अलग होता है, वर्धमान में भी कौन सा अधिक ग्रोथ करने वाला, कम ग्रोथ करने वाला,
गर्भित में कौन सा, 6 माह में, 7 माह में, 8 माह में, क्योंकि जब वो 6 माह का गर्भवती होता है तो 1 किलो देते हो, 7 में 1.5 देते हो, 8 माह का गर्भवती होता है 2 किलो देते हो, 9 माह का होता है 2 से 3 किलो देते, 15 दिन पहले बंद कर देते। तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन अपन यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि ये जैसे अभी 12 बेल है तो 12 में भी है, कोई हल्का काम करने वाला बेल है, कोई मध्यम काम करने वाला है, कोई भारी काम करने वाला है, लेकिन यहाँ पे सामान्य बता रहा हूं मैं आपको। तो इसको दोगे आप 2 से 3 किलो। ये जितना भी राशन अपन देने जा रहे हैं ये सब किलो में दे रहे हैं भैया। तो वर्धमान यानी ग्रोथ जब कर रहा है, युवा है, यौनावस्था में आ रहा है, तो उसे 2 से 3 किलो दोगे, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी वोडी बनाने के लिए उसको ज्यादा दाना आवश्यकता होती है। गर्भित पशु को आप दोगे 1 से 2 किलोग्राम दोगे। प्रजनन वाले सांड को भी आप 1 से 2 किलोग्राम दोगे। उसके बाद जो आपका 12 बेल होगा उसको आप दोगे 1.5 से 2 किलोग्राम दाना दोगे। आपका जो बछड़ा है उसको आप दोगे 1 किलोग्राम दाना दोगे, और जो आपकी गाय भैंस है उसे आप दोगे 1.5 किलोग्राम दाना दोगे। तो ये था जो दाने का, जो आपको याद रखना है कि किस पशु को कितना दाना और कब देना है। तो वर्धमान पशु को 2 से 3 किलो दोगे, गर्भित गाय के 1 से 2 किलो, प्रजनन वाले सांड को कितना दोगे, ये चीजें। लेकिन अगर जैसे मान लो कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है और आपसे डायरेक्ट कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था गर्भित पशु का राशन, अब वो तो आपसे डायरेक्ट वहां पूछ लिया गया कि आपने बता दिया कि साहब 1 से 2 किलोग्राम के बीच में देंगे। लेकिन कई सारे एग्जामों में थोड़ा सा अलग भी पूछ लिया जाता है। कैसे, जैसे गर्भवती जो राशन होता है वो 5 से 6 माह का गर्भवती होने पर शुरू किया जाता है। जब मादा पशु 5 से 6 माह का गर्भवती हो जाता है तब गर्भवती राशन शुरू किया जाता है, गर्भावस्था राशन, जिसे अपन स्टेमिंग अप के नाम से जानते हैं, जिसे अपन जानते हैं स्टेमिंग अप। ये स्टेमिंग अप के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखो, जब 6 माह का गर्भवती होता है तो उसे 1 किलो दाना दिया जाता है। जब वो 7 माह का होता है तो उसे 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाता है। जब वो 8 माह का होता है तो उसे 2 किलोग्राम दाना दिया जाता है। जब वो 9 माह का होता है तो उसे 2 से 3 किलोग्राम दाना दिया जाता है। 6 माह का 1 किलो, 7 में 1.5 आपने देना है, 8 में 2 देना है, 9 में 2 से 3 किलो। उसके पहले अब आप देखो, प्रसव के 15 दिन पूर्व, अब जैसे मान लो 9 माह 9 दिन गाय का गर्भकाल होता है, तो लगभग आप अंदाजा लगा लो कि 15 दिन के पूर्व ये राशन आपको देना बंद कर देना है, क्योंकि उस समय मादा पशु को काविंग बॉक्स, यानी कि काविंग बॉक्स जहां मादा पशु का प्रसव होने वाला होता है, जब पशु आवास पढ़ोगे वहां पे भी आता है काविंग बॉक्स आता है, तो उसके अंदर जानवर को स्थानांतरित कर दिया जाता है, वहां उसको रखा जाता है, वहां उसको अलग से उसकी देखरेख, और उस समय उन 15 दिन में मादा पशु प्रसव की तैयारी करती है, और उस क्रिया को अपन बोलते हैं डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर, डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर बोला जाता है। तो 15 दिन पहले उसको वहां रखा जाता है और उस समय वो प्रसव की तैयारी करती है, तो उस क्रिया को अपन ने बोला डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर बोलते हैं। तो ये था गर्भित राशन, लेकिन अपन ने उनमें से क्या चुना, सिर्फ अपन ने उसके अंदर से 1 से 2 किलोग्राम अपन ने वहां पे राशन दिया। आप यहां देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो राशन था गर्भित गाय को सिर्फ 1 से 2 किलोग्राम दिया, लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है तो ये। लेकिन कई बार एक बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था, तो गाय को कितना दोगे, भैंस को कितना दोगे, तो भैंस को थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, तो भैंस को लगभग 1.75 ग्राम दिया जाता है। अगर अपन थोड़ा सा ऐसे पर्टिकुलर 1 से 2 नहीं दे और वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि कितना दोगे, तो इसको 1.75 ग्राम दोगे, जबकि इसको दोगे 1.50, यानी कि 1 किलो और 50 ग्राम 500 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम दोगे, और इसको कितना दोगे 1.750 ग्राम के आसपास इसको दो। इसको 1.5 दिया, भैंस को थोड़ा सा ज्यादा दिया। ये चीज भी आपको अगर कभी ऐसे डीपली चल जाए एग्जामिनर और थोड़ा ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये चीजें आए। हम बात करेंगे अफ्लाटॉक्सिन के बारे में। तो देखिए अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है और अफ्लाटॉक्सिन से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला है अफ्लाटॉक्सिन एक फफूंद होती है। ये क्या है, फफूंद है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि दूध के अंदर, देखो दूध के अंदर भी अफ्लाटॉक्सिन पाई जाती है और एक पाई जाती है चारे के अंदर। तो दूध के अंदर पाई जाने वाले अफ्लाटॉक्सिन होती है M1, जबकि चारे के अंदर पाई जाने वाली अफ्लाटॉक्सिन होती है, एक तो होता है B1, एक होती है B2, एक होती है G1 और एक होती है G2।
इनमें से B1 जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये चीज आप याद रख लेना, चारे में पाया जाने वाला B1 अफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। अफ्लाटॉक्सिन एक फफूंद है, दूध में M1 होता है, चारे में B1, B2, G1, G2 होता है। B1 सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। उसके बाद आप अगला देखिए, एक होता है यूरोमोल। तो देखो, यूरोमोल को बुफेलो चॉकलेट के नाम से जानते हैं अपन। आपसे पूछा जाए कि यूरोमोल को किसके नाम से जानते हैं, तो यूरोमोल को अपन जानते हैं बुफेलो चॉकलेट के नाम से। अगला, यूरोमोल कहां से बनाया गया, तो यूरोमोल बनाया गया NDDB 1965, यानी कि आनंद गुजरात, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965, आनंद गुजरात के द्वारा इस यूरोमोल को बनाया गया, जिसे बुफेलो चॉकलेट के नाम से जानते हैं। अब इस यूरोमोल के अंदर होता क्या क्या है, एक तो इसके अंदर यूरिया होता है, फिर इसके बाद यूरिया के बाद बात करते हैं पर इसके अंदर मोलासस पाया जाता है, ये मोलासस हो गया, और यूरिया, मोलासस, और एक होता है मिनरल मिक्सर। मिनरल मिक्सर इसके अंदर डाला जाता है। तो अब आप देखो, यूरिया की जो मात्रा होती है वो यूरिया होता है इसके अंदर 15%, मोलासस की जो मात्रा होती है तो मोलासस होता है इसके अंदर 45%, और जो मिनरल मिक्सर की जो मात्रा होती है वो होती है लगभग 40% के आसपास, या इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। मोलासस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन जो होता है वो यूरिया 15% होता है, मोलासस 45% होता है, मिनरल मिक्सर 40%। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोलासस क्या होता है, 25% पानी, वो अत्यधिक मात्रा में घुलनशील शर्करा इसके अंदर पाई जाती है। ये सुपाच्य होता है। किसी भी चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मोलासस एक प्रमुख अवयव मान के चलिए, एक प्रमुख पदार्थ मान के चलिए। साइलेज के अंदर फर्मेंटेशन नहीं हो रहा था तो वहां पे भी मोलासस मिलाया गया था। मोलासस मिलाने के पश्चात चारे के अंदर फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होने के पश्चात चारा किण्वन होने के बाद चारा और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, उसके अंदर और कई प्रकार की गुणवत्ताएं बढ़ती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब आप अगला देखिए, स्टोवर। स्टोवर, स्टोवर किसे कहा जाता है, तो देखो, किसी भी फसल का हस्क व हेड को छोड़कर, यानी कि किसी भी फसल का हस्क यानी उसकी भूसी और हेड को छोड़कर, यानी कि जो ऊपर वाला जो सिर वाला जो भाग होता है उसको छोड़कर जो भी पदार्थ होते हैं वो स्टोवर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन बचा, फसल का तना बचा और पत्ती बची, इसको कहा जाता है स्टोवर कहा जाता है। तो किसी भी फसल का हस्क व हेड वाले भाग को छोड़कर जो भी होता है वो क्या कहलाता है, स्टोवर कहलाता है, जिसमें तना और पत्ती शामिल है। एक आता है पूरक आहार। पूरक आहार, तो देखो, पूरक आहार का मतलब होता है किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर बाहर से मिलाए गए पोषक तत्व, जिससे क्या होगा, चारे की गुणवत्ता बढ़ेगी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर जो पशुओं को खिलाया जा रहा है उसके अंदर खनिज लवण और विटामिन की मात्रा को बढ़ाना, यानी कि पोषक तत्वों को बढ़ाने का जो काम है वो आहार कौन सा कहलाता है, पूरक आहार। और किसी भी आहार के अंदर पूरक आहार की जो मात्रा है वो लगभग 18 से 20% तक हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पूरक आहार क्या हुआ, किसी भी आहार के अंदर ये क्या कर रहा है, उसमें खनिज लवण की मात्रा यानी पोषक तत्वों को बढ़ा रहा है, और कितने प्रतिशत तक हो सकती है, 18 से 20% तक हो सकती है। इसके बाद अगला आ जाइए, एक होता है परंपरागत चारा। एक होता है परंपरागत चारा और एक होता है अपरंपरागत चारा। ये अपरंपरागत चारा हो गया। अब आप बताइए परंपरागत और अपरंपरागत में अंतर क्या होता है। तो देखो, परंपरागत चारा वो चारा होता है जिसे अपन खाद्य, ये खाद्य पदार्थ का भाग है जो पशुओं को अपन प्रतिदिन खिलाने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप धान का भूसा खिला रहे हो, गेहूं का भूसा खिला रहे हो, जो खाने योग्य हैं वो ऑलरेडी जानवरों के आहार का भाग है। यानी वो चारा जो जानवरों के आहार का भाग है, जिन्हें आप प्रतिदिन खिलाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, परंपरागत चारा। जिसका उदाहरण अगर मैं बात करता हूं तो गेहूं का भूसा हो गया, मक्का का भूसा हो गया, ज्वार का भूसा, धान का भूसा आदि हो गया।
अपरंपरागत चारा। तो अपरंपरागत चारे का मतलब यह होता है कि ये चारे का भाग नहीं होता है, लेकिन अकाल वाली स्थिति में जब अकाल पड़ जाता है तब आपको जानवरों को जो चारा खिलाना पड़ रहा है, जैसे मान लो पेड़ की पत्तियां हैं और भी कई प्रकार के पौधे हैं जो आप खिला रहे हो जानवरों को, तो वो अकाल की स्थिति में खिला रहे हो जब आपके पास चारा नहीं है। तो यानी कि ये चारे का भाग नहीं होता है, जबकि अकाल वाली परिस्थितियों में आप खिलाते हो। जैसे पेड़ की पत्तियां आप खिला रहे हो, पेड़ की पत्तियां इसके अंदर आ गया, पेड़ पौधे के फूल आ गए, इधर से कई प्रकार की जो चीजें जो खाने का भाग नहीं है। जैसे नॉर्मल कई सारे ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको अपन जानवरों को खिलाते हैं जो खाने योग्य नहीं है, नॉर्मल खाने का भाग नहीं है, लेकिन अकाल वाली स्थिति में अपने पास चारा नहीं है उस समय खिला रहे, तो वह अपरंपरागत चारा होगा। और ये कौन सा वाला चारा होगा? परंपरागत चारा होगा, जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए।